Good morning everyone. वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। दोस्तों पिछले साल आपको अप्रैल मंथ में हुए पहलगाम अटैक के बारे में आपको याद होगा। ये एक ऐसी घटना थी जिसने हर भारतीय की आंखें नम कर दी थी। 26 निर्दोष भारतीयों की जो जान यहाँ पे ली गई, एक ऐसा टेररिस्ट अटैक था जो कि हर किसी ने यहाँ पे कंडेम किया। बहुत ही ज़्यादा निंदनीय घटना थी। अब यहाँ पर एनआईए के द्वारा, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो है, उनके द्वारा लश्कर ए तैयबा का जो चीफ है हाफिज सईद, इसके ऊपर यहाँ पे चार्जेस यहाँ पे लगाए गए हैं। और इनफैक्ट ये जो इंसान है ना, ये दरअसल में भारत में बहुत सारे अटैक के पीछे जिम्मेदार माने जाता है। जैसे 2000 में रेड फोर्ट पे अटैक हुआ, 2001 में पार्लियामेंट अटैक हुआ, 2002 में अक्षरधाम मंदिर के ऊपर अटैक हुआ, 2006 में मुंबई में ट्रेन में बॉम्बिंग्स हुई। ये सारी घटनाओं के पीछे इसी को ही जिम्मेदार माना जाता है। यूएसए ने भी 2008 के अंदर इसको स्पेशली डेजिग्नेटेड ग्लोबल टेररिस्ट का दर्जा यहाँ पे दिया था, क्योंकि इसने बहुत सारे और भी टेरर अटैक्स करवाए हैं। इवन 2008 का जो मुंबई टेरर अटैक्स था, उसके लिए भी यहाँ पे इसने उसकी साजिश यहाँ पे रची थी। तो एनआईए ने यहाँ पे इसके अगेंस्ट जो पूरी चार्जशीट है यहाँ पे रेडी करी है। हमारी देखो कोशिश है कि इसको भारत लाया जा पाए, पर आप लोग जानते हैं कि जो पाकिस्तान है वो यहाँ पे बिल्कुल कोऑपरेट नहीं करता है टेररिज्म को रोकने के लिए, बल्कि वो तो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को यहाँ पे सपोर्ट करता है। तो इस वजह से हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि आने वाले टाइम के अंदर ऐसे कोई और हादसे यहाँ पे ना हो। तो वी आर वर्किंग ऑन दैट। बट उम्मीद यही है कि यहाँ पे जैसे जो लोग थे ना, जो टेररिस्ट थे इसमें, उनको देखो ऑपरेशन महादेव के माध्यम से हमने यहाँ पे उनको मार गिराया था उन लोगों को। पर ये जो बंदा है ना अभी भी, ये अभी जिंदा है। तो हमारी कोशिश है कि इस बंदे को यहाँ पे जल्दी से जल्दी यहाँ पे हम मारें, और एट द सेम टाइम इसको टेररिज्म इंडिया में और ज़्यादा आगे जाके कभी ना हो। अच्छा, एक चीज़ और है, आप सबको यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में पता होगा, राइट। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की जब हम बात करते हैं ना, तो दोस्तों एक तो होते हैं P5 जो परमानेंट 5 मेंबर्स होते हैं, एंड इसके अलावा 10 और नेशन होते हैं। तो टोटल आपके 15 देश हो जाते हैं। ये 10 जो होते हैं ना, ये चेंज होते रहते हैं। इसके लिए इलेक्शंस होते हैं, बिल्कुल। तो अभी ना इंडिया यहाँ पे कोशिश क्या कर रहा है कि जो 2028-29 वाला टर्म है ना, उसके लिए इंडिया यहाँ पे ये जो नॉन परमानेंट मेंबर्स है ना, इनमें भारत भी हो। अब इसके लिए भारत के सामने आपको तजाकिस्तान देखने को मिल जाएगा, क्योंकि हम और तजाकिस्तान जो है ना, हम आते हैं एशिया पैसिफिक रीजन के अंदर। तो हमारे लिए जो सीट है वो हम दोनों में से किसी एक को मिलेगी, या तो भारत को मिलेगी या तजाकिस्तान को मिलेगी। अब भारत चाहता है कि उसको मिले। जैसे लास्ट टाइम हमने 2021-2022 में हमारे पास चेयर थी यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की, मतलब हम एक मेंबर थे उसमें, यूएनएससी के अंदर भी। तो इस बार भी हमारी यहाँ पे कोशिश है, पर इतना आसान यहाँ पे होने नहीं वाला, क्योंकि तजाकिस्तान को ऑलरेडी जो ओआईसी ब्लॉक है उसकी सपोर्ट यहाँ पे मिल चुकी है। भारत को फिजी, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, कुछ देशों की सपोर्ट है। और हम कोशिश कर रहे हैं कि और अलग अलग देशों की भी हमें यहाँ पे सपोर्ट मिले, ताकि भारत जो नॉन परमानेंट सीट है 2028-29 के लिए यूएनएससी, उसमें यहाँ पे भारत यहाँ पे शामिल हो पाए, उसको मिल पाए, राइट। बाकी इसके अलावा देखो, प्रधानमंत्री मोदी जी कुछ दिन भारत में थे, अब वो वापस विदेश यात्रा पे जा रहे हैं। और इनफैक्ट इंडोनेशिया यहाँ पे वो स्टार्टिंग में गए हैं। इंडोनेशिया के बाद ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इन देशों में जाएंगे। और भारत की जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है ना, उसको और ज़्यादा स्ट्रेंथन करने की यहाँ पे कोशिश करी जाएगी। दोस्तों डेट है आज की 7 जुलाई 2026, एंड आप सभी का स्वागत है आज के प्रीलिम बूस्टर न्यूज़ डिस्कशन में। स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबको दोस्तों बता दूं कि हमारा जो सृजन प्रीलिम्स प्लस मेंस 1.0 बैच है, वो यहाँ पे लॉन्च हो चुका है। अब इस बैच के माध्यम से आपको यहाँ पर मॉड्यूलर क्लासेस आपको मिल जाएंगी। जो आपके सब्जेक्ट्स होंगे उनकी आप क्लासेस जो हैं वो यहाँ पे देख पाएंगे। मोस्ट ऑफ द क्लासेस आर लाइव, कुछ यहाँ पे इसमें रिकॉर्डेड भी आपको मिलेंगी। बट इसके अलावा जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो है आपकी, कि यहाँ पे प्रीलिम्स में एमसीक्यूज कैसे सॉल्व करने हैं, उसकी भी कुछ सेशंस यहाँ पे प्लान है। और इनके फैक्ट आपको यहाँ पे प्रीलिम्स की प्रॉपर टेस्ट सीरीज और आपकी मेंस की टेस्ट सीरीज विद एवेल्यूशन यहाँ पे मिलेगी। और इसमें ना एक प्रॉपर प्लान आपको दिया जाएगा। जैसे आने वाले कुछ लगभग 5 महीने जो हैं, हम यहाँ पे मेजर फोकस अपना मेंस पे रखेंगे। फिर दिसंबर ऑनवर्ड्स आपका फोकस मेजरली प्रीलिम्स की तरफ चला जाएगा। फिर आगे जाके एक बार आपका प्रीलिम्स हो जाता है नेक्स्ट मई में, तो उसके बाद आपका वापस शिफ्ट जो फोकस होगा वो मेंस की तरफ चल जाएगा। तो ऐसे एक प्रॉपर प्लान यहाँ पे बनाया गया है। बाकी इसके और भी यहाँ पे बाकी फीचर्स भी, जैसे आपको पर्सनलाइज मेंटरशिप इसके माध्यम से यहाँ पे दी जाती है। तो डेफिनेटली ये जो बैच है काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है 2027 बैच के एस्पिरेंट्स के लिए। तो इसका यहाँ पे क्यूआर कोड दिया गया है, अगर आपको और जानकारी लेनी है। बाकी डिस्क्रिप्शन के अंदर इसका जो लिंक है मैंने यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया है, वहाँ जाकर आप इस कोर्स के अंदर खुद को एनरोल कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं।
पहला आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है माचा टी के बारे में। देखो, चाय तो देखो आप सब लोग पीते होंगे, पर आजकल माचा बहुत फेमस चल रहा है, ठीक है? और इसके अभी फेमस होने के बहुत सारे कारण हैं। लोगों को भाई तो टेस्ट काफ़ी लोगों को बहुत ही शानदार लगा, कई लोगों को नहीं भी पसंद आया, बट ठीक है। बट हुआ पता क्या है, पहली बार भारत में ऐसा हुआ है कि हमने माचा टी ना कमर्शियली प्रोड्यूस करी। अब पॉइंट पता क्या है, भारत की तरफ से मतलब जो असम के अंदर आपको छोटा टिंगरी टी एस्टेट आपको देखने को मिलेगा। अब काफ़ी लंबे समय से इनकी कोशिश थी कि चाय के अंदर कुछ नया किया जाए। एंड इनफैक्ट ना, यहाँ पर असम की जो लोग थे, जो टी एस्टेट था, उसने यहाँ पर जापान के साथ यहाँ पे टाई अप कर रखा था। बहुत सारे जापान के रिसर्चर्स पिछले 10 साल से भारत के अंदर काम कर रहे थे ताकि चाय के अंदर हम यहाँ पे कमर्शियली लेवल के ऊपर हम माचा को यहाँ पे प्रोड्यूस कर पाएँ। और अब फाइनली आके हमें यहाँ पे सक्सेस मिली है और हमने 10 साल के लंबे इंतज़ार के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि भारत के अंदर हमने कमर्शियली प्रोड्यूस करी है माचा चाय। अब थोड़ा इसको अंडरस्टैंड करते हैं माचा को। देखो, माचा एक तो यहाँ पे आप पिक्चर में देख पा रहे होंगे, एक ग्रीन कलर की आपको ये चाय देखने को मिल जाएगी या ग्रीन कलर का पाउडर आपको देखने को मिल जाता है, जो कि कैमेलिया सिनेसिस लीफ से यहाँ पे प्रोड्यूस होता है। बेसिकली ना, देखो मोटा-मोटा काम तो वही है, बस प्रोड्यूस करने का तरीका अलग है। मैं आपको समझाता हूँ कैसे। होता पता क्या है, ये जो चाय के पत्ते होते हैं, प्लांट्स होते हैं, ये शेड में रखे जाते हैं। मतलब शेड में होते हैं 3 से 4 हफ्तों के लिए। जो सनलाइट है, जो सूरज की किरणें हैं, वो काफ़ी कम कर दी जाती हैं क्योंकि इनको शेड में रखा जा रहा है। 90% तक सनलाइट का एक्सपोज़र कम हो जाएगा। इससे क्लोरोफिल की मात्रा बढ़ेगी, अमाइनो एसिड्स, फ्लेवर, इन सब का यहाँ पे इम्प्रूवमेंट आपको देखने को मिलेगा। और एक इंटरेस्टिंग बात पता क्या है, जब हम बाकी दूसरी चाय की अगर हम बात करते हैं, तो उसमें पता क्या होता है, हम डायरेक्टली उसको पानी के साथ मिक्स नहीं करते। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ ना, तो यहाँ पर इसको जो आपके जो लीव्स होते हैं ना, उनको विस्क किया जाए। विस्क मतलब उनको बीट करना या मिक्स करना, उनको पानी के साथ डायरेक्टली मिक्स कर दिया जाता है और उसको उसी टाइम आप मतलब उसको पूरा तरीके से आप उसको कंज़्यूम कर सकते हो। तो पॉइंट पता क्या है, बाकी चाय में ऐसा नहीं होता, इनको डायरेक्टली पानी के साथ आप मिक्स कर देते हो। तो इस वजह से आप नोटिस कर पाओगे कि इसकी जो न्यूट्रिशन मात्रा है, वो भी ज़्यादा होती है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें आपके एंटीऑक्सीडेंट्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं। इनफैक्ट ना, एल-थियानाइन ये बेसिकली एक प्रकार का अमाइनो एसिड्स होता है, जो आपको थोड़ा स्ट्रेस को कम करने के अंदर मदद करता है। आपको चाय पी के रिलैक्सेशन वाली फीलिंग आती है। इसमें क्लोरोफिल की मात्रा ज़्यादा है, नेचुरल कैफ़ीन आपको ज़्यादा देखने को मिल जाएगा। तो इस तरह से काफ़ी सारे न्यूट्रिएंट्स आपको इसमें देखने को मिल जाते हैं। प्रोडक्शन के टाइम आप यहाँ पे ध्यान रखना कि शेड इज़ समथिंग व्हिच इज़ वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट हियर। तो बहुत ही ध्यान से इनको हार्वेस्ट करना होता है। इनको हार्वेस्ट करने के बाद बनता है टेंचा। जो टेंचा लीव्स होते हैं, इनको आप यहाँ पे बहुत ही फाइन यहाँ पे करते हो, एक पाउडर बनाते हो और उस पाउडर के बेसिस पे यहाँ पे आपको ये चाय बनती हुई देखने को मिल जाएगी, राइट? तो जैसा मैंने बताया, जापान ने हमें बहुत ज़्यादा मदद की है इस चाय को बनाने के अंदर, बट ध्यान रखिएगा कि दुनिया में सबसे बड़ा जो प्रोड्यूसर है माचा का, वो आपको चाइना देखने को मिल जाएगा। लगभग 70% यहाँ पे प्रोडक्शन चाइना के द्वारा ही होती है। इसके अलावा आपका जापान है, वियतनाम है, ये कुछ देश भी अच्छा प्रोडक्शन करते हैं। और ट्रेडिशनली वैसे ये ड्रिंक कहाँ की है, ये जापान की मेजर ड्रिंक है और भारत ने जापान से ही ये चीज़ सीखी है। बट आज के टाइम ना, इसकी डिमांड बहुत 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 ज़्यादा है। तो कई बार आपने नोटिस भी किया होगा कि माचा चाय काफ़ी महंगी मिलती है या माचा ड्रिंक्स जो है काफ़ी महंगी होती हैं, ₹300 ₹400 इस तरह से। अब चाय कितनी सस्ती महंगी होगी वो तो चलो पता लगेगा, बट बाकी जो माचा ड्रिंक्स होती हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ। तो इसका रीज़न यही है कि बहुत ही ज़्यादा डिमांड है और सप्लाई फ़िलहाल यहाँ पे इसकी कम है, पर इंडिया में पहली बार इसको कमर्शियली हम प्रोड्यूस कर पा रहे हैं, तो हो सकता है आगे जाके हमें इसका काफ़ी फ़ायदा देखने को मिले। आगे आएँगे दोस्तों, नेक्स्ट टॉपिक हमारे सामने है एशियाटिक लॉइन। देखो, एक बार ना फिर से आवाज़ ये उठी है कि हमें ना एशियाटिक लॉइन्स के लिए यहाँ पर एक दूसरा घर भी इनका होना चाहिए। एक सेकंड फ्री रेंजिंग पॉपुलेशन यहाँ पे होनी चाहिए। अब पॉइंट पता क्या है, एशियाटिक लॉइन्स आपको पता है कि जो गुजरात का जो गिर नेशनल पार्क है, जो आप कह सकते हो गिर लैंडस्केप, वहाँ पर देखने को मिलते हैं। ऑब्वियसली गिर के पास में ही आपको बारदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, वहाँ पर भी एक नई हैबिटेट आपको लॉयन की देखने को मिल जाएगी, बट ये सिर्फ और सिर्फ गुजरात में ही है। तो लोग कहते हैं कि नहीं यार, गिर सिर्फ गिर में मत रखो या इस एरिया में मत रखो। इसके अलावा जैसे आपका कूनो है, ठीक है, कूनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश का है, वहाँ पर भी एशियाटिक लॉयंस को हमें यहाँ पे एस्टैब्लिश करना चाहिए। तो उसकी डिमांड एक बार फिर से यहाँ पे स्टार्ट हो गई है। मैं थोड़ा आपको एशियाटिक लॉयन के बारे में समझा देता हूँ। देखो, एशियाटिक लॉयन जब हम बात करते हैं ना, ये एकमात्र ऐसा वाइल्ड लाइन सब स्पीशीज है जो एशिया और केवल भारत में यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, ठीक है ना?
तो ये ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट, स्क्रब लैंड, सवानास, ओपन ग्रासलैंड में आपको देखने को मिल जाता है। इसका IUCN स्टेटस इंडेंजर्ड है WPA के अंतर्गत शेड्यूल 1 में, और साइट्स में आपको अपेंडिक्स 1 में ये देखने को मिल जाएगा। अब क्योंकि जब एक ही एरिया के अंदर इतना ज़्यादा कंसंट्रेशन इनका देखने को मिलता है, तो हमें डर है कि कल को ऐसा ना हो कोई एपिडेमिक आए, जंगलों में आग लग जाए, नेचुरल डिज़ास्टर हो और पूरा का पूरा एशियाटिक लायन की जो संख्या ही खत्म हो जाए। वो नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना? इनफैक्ट ना जब 2018 में CDV वायरस आया था, कैनाइन डिस्टेंपर वायरस, तब काफ़ी सारे एशियाटिक लॉयंस की डेथ हो गई थी। ये भी एक खतरा है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर क्योंकि जेनेटिक डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा कम है, इस वजह से डर लगता है कि कोई बीमारी हो और ऐसा ना हो कि ये बीमारी सबको इम्पैक्ट कर दे। फिर क्योंकि देखो अब जैसे-जैसे पता क्या हो रहा है, एशियाटिक लायंस इनको ये फैलते जा रहे हैं थोड़ा, तो कुछ ऐसे एरियाज़ में भी जा रहे हैं जहाँ पर लोग होते हैं, तो उनके साथ कॉन्फ्लिक्ट का खतरा, ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट का खतरा, रोड एक्सीडेंट या फिर कई बार अपना बिजली की तारों से टकराने से या फिर बिजली के खंभे से टकराने से किसी की डेथ हो सकती है। ये सारे इश्यूज़ हमें आज के समय देखने को मिल रहे हैं। बाकी हमने इनकी कंज़र्वेशन के लिए प्रोजेक्ट लाइन स्टार्ट किया था 2020 के अंदर, एंड इनफैक्ट ना सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट भी है कि भाई इनको कूनो नेशनल पार्क में यहाँ पे हमें हमें ट्रांसलोकेट करना चाहिए। पर फिलहाल जो गुजरात की सरकार है वो इसके लिए एग्री नहीं हो पा रही, तो फिलहाल इसको इम्प्लीमेंट हम नहीं कर पाए हैं। बट सुप्रीम कोर्ट ने 2013 में जजमेंट दिया ज़रूर था इसके ऊपर। बाकी अगर हम बात करें पॉपुलेशन की, तो देखो आज के समय 890 से ज़्यादा एशियाटिक लॉयंस आपको देखने को मिल जाएँगे। 2020 में जो पुराना सेंसस था, जो मतलब पुराना इनका सेंसस किया गया था, उसमें 674 लॉयंस थे और 2025 में ये नंबर लगभग 32% यहाँ पे इंक्रीज़ हुआ। आज के टाइम जैसे मैं बताया था ना, लगभग 44% आपके लॉयंस हैं जो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट से बाहर हैं। तो ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट के केसेस बढ़ सकते हैं आने वाले समय के अंदर। ये कुछ बातें थी एशियाटिक लॉयन के बारे में जो हमें पता होनी चाहिए। नेक्स्ट आएँगे दोस्तों, अगला टॉपिक हमें डिस्कस करना है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बारे में। अब देखो हमारे प्रधानमंत्री जी ने इनको 125th बर्थ एनिवर्सरी पे ट्रिब्यूट्स पे करी, तो थोड़ा इनके बारे में जान लेते हैं। इनका जन्म 6 जुलाई 1901 को कोलकाता वेस्ट बंगाल के अंदर हुआ था। इन्होंने अपनी डिग्रीज इंग्लिश में, बंगाली में यहाँ पे और इवन लॉ के अंदर इनको आपको डिग्री इनके पास थी। तो कैलकाटा यूनिवर्सिटी से इनको ये डिग्री मिली। इन्होंने एक बंगाली जर्नल स्टार्ट किया बागवानी 1922 के अंदर, एंड इनफैक्ट ना ये बैरिस्टर बने जब इनको इंग्लिश बार लिंकन इन लंदन में यहाँ पे इनको बुलाया गया। तो इसके बाद ये बैरिस्टर बनते हैं 1926 के अंदर। अब अगर हम बात करें ना इनकी कुछ इंटरेस्टिंग बातें, तो एक तो ये है कि 1934 के अंदर ही ये यंगेस्ट वाइस चांसलर बन गए थे कैलकाटा यूनिवर्सिटी के। आगे जाके बंगाल के फाइनेंस मिनिस्टर भी बने। आगे जाके आप नोटिस कर पाओगे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का भी हिस्सा रहे, जैसे एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स माइनॉरिटीज एंड ट्राइबल के। फिर जो भारतीय जनसंघ है, भारतीय जनसंघ की स्थापना दरअसल में इनके द्वारा ही करी गई थी। आगे जाके ना यही भारतीय जनसंघ आगे जाके भारतीय जनता पार्टी की जो है वो नींव रखता है। तो इसीलिए देखो पिछले कई सालों के अंदर जब से बीजेपी या एनडीए सरकार पावर में है, तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है, क्योंकि दरअसल में भारतीय जनसंघ का जो नींव थी इनके द्वारा ही यहाँ पे रखी गई थी। बाकी ऑपोजिशन पॉलिटिक्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल इन्होंने यहाँ पे प्ले किया, एंड इनको लॉयन ऑफ पार्लियामेंट के नाम से भी जाना जाता था। उसका कारण यही है कि जब ये पार्लियामेंट में बोलते थे तो बहुत ही अच्छे से अपनी बात को रखते थे, बहुत ही जोश के साथ अपनी बात को सबके सामने यहाँ पे प्रेजेंट करते थे। इनफैक्ट ना इन ये आर्टिकल 370 को इन्होंने बहुत ज़्यादा अपोज किया। इनका ऐसा मानना था कि एक ही देश के अंदर 2 निशान, 2 प्रधान और 2 विधान नहीं हो सकते। और इनफैक्ट ना इन्हीं का सपना था आर्टिकल 370 खत्म करने का, जो कि 2019 के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा यहाँ पे एक्शन लेके खत्म किया गया। राइट। बाकी आज़ाद भारत के पहले इंडस्ट्री एंड सप्लाई मिनिस्टर यहाँ पे बने। इनका एक राइटिंग्स है लीव्स फ्रॉम अ डायरी, ठीक है? तो उसमें यहाँ पे इनकी जो ऑटोबायोग्राफिकल राइटिंग्स है वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगी। और इनकी 1953 के अंदर यहाँ पे डेथ हुई थी, एंड उस टाइम ये दरअसल में जम्मू कश्मीर के स्टेटस को जो 370 था उसको खत्म करने के लिए यहाँ पे डिमांड्स यहाँ पे रख रहे थे। तो उस टाइम बहुत ही कॉन्ट्रोवर्शियल सर्कमस्टांसेस के अंदर इनकी यहाँ पे डेथ हुई थी। अब इनके बारे में कुछ ऐसी बातें हैं जो थोड़ा आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। पहली इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने ना दरअसल में क्विट इंडिया मूवमेंट को अपोज किया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये पक्ष में नहीं थे। देखो इनका ऐसा मानना था कि जब 1942 का समय था, तो उस टाइम इंडियन नेशनल कांग्रेस ने क्विट इंडिया मूवमेंट को यहाँ पे लॉन्च किया और बोला कि ब्रिटिशर्स को इमीडिएटली विड्रॉ कर देना चाहिए।
अब आप लोग जानते हैं कि उस टाइम सेकेंड वर्ल्ड वॉर यहाँ पे चल रहा था। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ना उस टाइम दरअसल में बंगाल के अंदर फाइनेंस मिनिस्टर थे। ठीक है। अब उन्होंने यहाँ पे ऐसा मानना था डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का कि जापान ने ऑलरेडी म्यांमार को ऑक्युपाई कर रखा था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर और धीरे धीरे भारत की तरफ बढ़ रहा था। अगर हमने ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट अगर हमने प्रोटेस्ट स्टार्ट कर दिया तो इनका ऐसा मानना था कि उससे तो भारत का डिफेंस बिल्कुल खत्म हो जाएगा, विदेशी जो ताकतें हैं भारत के अंदर और भी आ जाएंगी। तो इनको ऐसा लगता था कि भाई जब युद्ध चल रहा हो तो उस टाइम गवर्नेंस डिस्टर्ब नहीं करनी चाहिए, उस टाइम और नई नई लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम मत जनरेट करो, नहीं तो इंडिया के ऊपर खतरा हो जाएगा। इसीलिए इन्होंने क्या किया, इन्होंने क्विट इंडिया मूवमेंट को अपोज किया था। इनफैक्ट इनके कांग्रेस के साथ प्रॉपर मतलब कभी सहमति उतनी ज़्यादा नहीं थी, कांग्रेस के साथ इनके कुछ डिफरेंसेस भी थे, तो वो भी एक रीज़न था। बट उसके अलावा इनको ऐसा मानना था कि क्विट इंडिया मूवमेंट से भारत कमज़ोर हो सकता है, इसीलिए इन्होंने यहाँ पे इसको अपोज किया था। बाकी एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो लियाकत नेहरू पैक्ट हुआ था ये भी इनके द्वारा अपोज किया गया था। मैं थोड़ा इसके बारे में बता देता हूँ। देखो 1950 में पता क्या होता है, जो जवाहरलाल नेहरू जी हैं भारत की तरफ से और पाकिस्तान की तरफ से लियाकत अली खान जो था, उनके बीच में एक पैक्ट हुआ। अब इस पैक्ट में बोला गया कि भाई जो जो माइनॉरिटीज है ना, रिलीजियस माइनॉरिटीज, हम उनको अपने अपने देशों में प्रोटेक्ट करेंगे, रेफ्यूजीज को वापस जाने देंगे। ठीक है, हम कोशिश करेंगे कि जो फोर्स्ड कन्वर्जन ना हो, जबरदस्ती किसी का धर्म यहाँ पे परिवर्तन ना करवाया जाए। अब देखने में ये आपका अच्छा लगेगा ये जो पैक्ट है, बट श्यामा प्रसाद मुखर्जी का ऐसा मानना था कि जो पाकिस्तान है ना वो दरअसल में इस चीज को इम्प्लीमेंट नहीं कर रहा अच्छे से। इनका ऐसा मानना था कि बांग्लादेश जो उस टाइम के ऊपर मतलब उस टाइम तो ईस्ट पाकिस्तान था, तो उसके अंदर हिंदुओं के ऊपर बहुत ज़्यादा अत्याचार हो रहे थे। तो पाकिस्तान ने कभी हिंदुओं का ध्यान नहीं रखा। इनको इस वजह से काफ़ी ज़्यादा ये इस चीज़ को इन्होंने प्रोटेस्ट किया और इसीलिए इन्होंने नेहरू जी की कैबिनेट से यहाँ पे रिजाइन भी कर दिया था। राइट, तो ये कुछ डिफरेंसेस थे जो आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है। बाकी इनके अलावा अगर मैं बात करूँ, उन्होंने हिंदू महासभा को ज्वाइन किया और हिंदूज के हकों के लिए यहाँ पे लड़े, खासकर बंगाल के अंदर। तो ये कुछ बातें थी श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बारे में जो आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। दोस्तों आगे आएंगे, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है सब ऑर्बिटल लॉन्च व्हीकल फॉर एक्सपेरिमेंट सॉल्व के बारे में। मैं सॉल्व को आपको समझाऊंगा कि आखिर ये सॉल्व है क्या, बट बिफोर दैट मैं थोड़ा आपको गगनयान मिशन थोड़ा सा मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ। मैंने पहले आपके साथ कई बार डिस्कशन किया हुआ है। देखो गगनयान मिशन में होगा क्या, हम ना एक्चुअल में 3 भारतीय एस्ट्रोनॉट्स को हम स्पेस में भेजेंगे लगभग 400 किलोमीटर के एल्टीट्यूड के ऊपर। यहाँ पर वो लगभग 3 दिन यहाँ पे रहेंगे, फिर वापस एटमॉस्फेयर में री एंट्री करके यहाँ बे ऑफ बंगाल के अंदर वो स्प्लैश करेंगे, मतलब इनको यहाँ पे वापस ले आएंगे हम यहाँ पे। तो ये पूरा मिशन है गगनयान। अब पॉइंट आता है हम इसको कर क्यों रहे हैं, क्योंकि देखो हमें अलग अलग प्रकार के एक्सपेरिमेंट करने हैं। जैसे आपका माइक्रोग्रेविटी एक्सपेरिमेंट हो गया, स्पेस मेडिसिन हो गया, हमारा ह्यूमन स्पेस फ्लाइट है ये तो, क्योंकि यहाँ पे 3 एक्चुअल में हम एस्ट्रोनॉट्स भेज रहे हैं। बायोटेक्नोलॉजी की फील्ड के अंदर हमें यहाँ पे हेल्प हो सकती है, तो हम ये सारा कर रहे हैं। ये 400 किलोमीटर की जो हाइट है ना, लगभग सिमिलर हाइट ही है जैसी आपकी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की है। तो कम फ्यूल चाहिए होगा, आसानी से कम्युनिकेट कर पाएंगे और आराम से हम यहाँ पे एक क्रू मिशन जो है हम यहाँ पे इसके माध्यम से हम कंप्लीट कर पाएंगे। तो ये हमारा गगनयान मिशन है। अब गगनयान मिशन से पहले हमें बहुत सारे अलग अलग एक्सपेरिमेंट करने होते हैं, तो उन्हीं एक्सपेरिमेंट्स को करने के अंदर हेल्प कर रहा है सॉल्व, सब ऑर्बिटल लॉन्च व्हीकल फॉर एक्सपेरिमेंट। देखो हमें ना बहुत सारी नई नई टेक्नोलॉजीज की टेस्टिंग करनी होती है। अब इस टेस्ट में भी बहुत ज़्यादा खर्चा आ जाता है, पर कोई दिक्कत नहीं है हमारे पास, क्योंकि सब ऑर्बिटल लॉन्च व्हीकल है ना। अब इसके माध्यम से पता क्या होगा, हम आराम से स्पेस के अंदर जाएंगे। ठीक है, स्पेस तक जाएंगे और फिर यहाँ से वापस आ जाएंगे। मतलब जो भी टेस्ट वगैरह करने होंगे हम यहीं पर कर पाएंगे। जैसे आप एक काम नहीं करते, जैसे आप बॉल को ऊपर फेंकते हो तो बॉल ऑटोमेटिकली नीचे आ जाती है, राइट। ऐसा ही इनके साथ होगा कि हम यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग टेस्टिंग होंगी, उसके माध्यम से हम क्या करेंगे, हम एक बार 100 किलोमीटर की जो हाइट है उसको क्रॉस करेंगे, फिर थोड़े मिनट की माइक्रोग्रेविटी के बाद हम यहाँ पे नीचे धरती पे वापस आ जाएंगे। तो इसको लिए हम यहाँ पे सॉल्व का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि हमें टेस्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा खर्चा हम नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि कम खर्चे के अंदर अच्छे टेस्ट हो पाए, तो उसमें हमारा हेल्प कर रहा है सब ऑर्बिटल लॉन्च व्हीकल फॉर एक्सपेरिमेंट। तो इसरो ने इसको यहाँ पे बनाया है ये देखने के लिए कि हमारी टेक्नोलॉजीज कितने अच्छे से काम यहाँ पे करती हैं। तो इसके माध्यम से इंटीग्रेटेड पैराशूट टेस्ट, डिसिलरेशन टेस्ट, बेसिकली जब मैंने बताया ना कि जब उनको नीचे बे ऑफ बंगाल में यहाँ पे गिरना है
तो वो कैसे गिरेंगे? पैराशूट्स के माध्यम से। तो ऐसा ना हो कि वो फेल हो जाए पैराशूट्स, सेफ लैंडिंग उनकी हो पाए पानी के अंदर, सी के अंदर, है ना? वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे चाह रहे हैं। तो इस पर्टिकुलर प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से हमने क्रू मॉड्यूल यहाँ पे लेकर गए हम 10 से 17 किलोमीटर की हाइट के ऊपर, एंड हमने टेस्ट किया उस चीज़ को। तो बहुत सारे ऐसे हम यहाँ पे टेस्ट कर रहे हैं और ये काफ़ी सक्सेसफुल यहाँ पे रह रहे हैं सारे टेस्ट। तो यानी कि हम बिल्कुल सही रास्ते पे जा रहे हैं गगनयान मिशन को अच्छे से सक्सेसफुली हम यहाँ पे उसको इम्प्लीमेंट करने की तरफ। और भी बहुत सारे टेस्ट हैं, जैसे फॉर एग्जांपल पैड अबॉर्ट टेस्ट। मान लो कल को ऐसा हो गया कि लॉन्च के समय कुछ गड़बड़ होगी, तो अचानक से रोकना होगा ना उसको आगे जाने से। तो इमरजेंसी क्रू एस्केप, ठीक है, जो हमारे क्रू जाएगा मेंबर्स, वो कैसे फटाफट एस्केप कर पाएंगे, उसके लिए भी हम टेस्ट कर रहे हैं। टेस्ट व्हीकल मिशंस, ठीक है, हम यहाँ पे अलग अलग कंडीशन कि कल को यहाँ पे हवा की कमी होगी, है ना, कुछ और दिक्कतें आ गई, उनके अलग अलग एटमॉस्फेयर कंडीशंस के अंदर हम यहाँ पे टेस्टिंग कर रहे हैं। फिर इंटीग्रेटेड एयर ड्रॉप टेस्ट, तो पैराशूट्स वगैरह को हम यहाँ पे टेस्ट कर रहे हैं। सॉल्व तो मैंने आपको बता ही दिया। और ऐसे ही वाटर सर्वाइवल टेस्ट फैसिलिटी है कि जब ये यहाँ पे बे ऑफ बंगाल में स्प्लैश करेंगे तो उनकी कैसे हम यहाँ पे रिकवरी करेंगे, उसके रिगार्डिंग भी टेस्ट हो रहा है। तो इंडिया बिल्कुल यहाँ पे सही डायरेक्शन में चल रहा है गगनयान मिशन को सक्सेसफुली इंप्लीमेंट करने के। आगे आएंगे दोस्तों, अगला टॉपिक हमारे सामने है रेडियो टेलीमेट्री। अब रेडियो टेलीमेट्री यहाँ पे समझना, जैसे ये पर्सन है ना यहाँ पे, ये इस्तेमाल कर रहा है रेडियो टेलीमेट्री का। कैसे? देखो, मान लो जैसे कोई बर्ड है, ठीक है। अब बर्ड में मान लो हमने पता क्या लगा दिया, बर्ड भी हो सकता है, कोई एनिमल भी हो सकता है। हमने एक छोटा सा बर्ड पे ट्रांसमीटर लगा दिया, ठीक है। अब ये ट्रांसमीटर ना क्या करेगा, ये रेडियो सिग्नल्स भेजेगा। कहाँ भेजेगा? इस बंदे के पास। इस बंदे के पास क्या है? ये इस बंदे के पास है रिसीवर। तो रेडियो ट्रांसमीटर जो वहां से सिग्नल भेज रहा है, वो रिसीवर यहाँ पे आते जा रहे हैं। इस रिसीवर के माध्यम से जो हमारे पास डेटा आया, उसको हम समझ के अंडरस्टैंड करते रहेंगे। क्या अंडरस्टैंड करेंगे? ये अंडरस्टैंड करेंगे कि भाई ये जो एनिमल था, ये जो बर्ड था, ये कहाँ कहाँ गया, इसका क्या माइग्रेशन का रूट था, कहाँ ये खाना खाता है, कहाँ ये ब्रीड करता है, कहाँ हैबिटेट का इस्तेमाल करता है, या फिर अगर इसकी डेथ हो तो डेथ के पीछे का क्या कारण है, पॉपुलेशन कैसे चेंज हुई। ये हर एक चीज़ हम यहाँ पे रेडियो टेलीमेट्री के माध्यम से हम यहाँ पे स्टडी कर लेते हैं। तो एक तरह की क्या है, रिमोट मॉनिटरिंग टेक्निक है, जो डेटा को इस तरह से ट्रांसमिट करती है और रेडियो वेव्स का इस्तेमाल करती है। तो सेंसर हो गया, ट्रांसमीटर हो गया यहाँ पे, ठीक है। रेडियो सिग्नल्स क्या होते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ही होती हैं, 3 किलोहर्ट्ज से 300 गीगाहर्ट्ज वाली फ्रीक्वेंसी के बीच में, जो स्पीड ऑफ लाइट पे यहाँ पे ट्रेवल करती हैं। तो सिग्नल ट्रांसमिट हो जाएगा इससे, हम इसको रिसीव कर लेंगे और इस तरह से वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के अंदर हम इसको यहाँ पे इस्तेमाल कर लेते हैं। इवन हेल्थ केयर के अंदर पेशेंट्स के हार्ट रिदम्स को भी यहाँ पे आइडेंटिफाई करने के लिए, उनको मॉनिटर करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। बाकी एयरक्राफ्ट परफॉर्मेंस कैसी है, पाइपलाइंस, पावर इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सब की मॉनिटरिंग भी हम इसके माध्यम से कर सकते हैं। अभी हुआ पता क्या, कि मुद्दुमलाई टाइगर रिजर्व के अंदर हम इस तरह से ही एक बर्ड को हम यहाँ पे मॉनिटर कर रहे थे, पर हमने नोटिस किया बर्ड क्या था, ये वाइट रम्ड वल्चर, ठीक है। हम इसको मॉनिटर कर रहे थे, पर हमें पता लगा कि पावर ट्रांसमिशन लाइन के साथ टकराने की वजह से इस वाइट रम्ड वल्चर की यहाँ पे डेथ हो गई। तो वाइट रम्ड वल्चर देखो, मैंने पिछले दिनों के अंदर भी आप लोगों के साथ डिस्कशन किया था, प्रीलिम बूस्टर के अंदर ही, आप सबको याद भी होगा। दरअसल में वाइट रम्ड वल्चर एक क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीशीज भारत के अंदर आपको देखने को मिल जाएगी। देखो, भारत के अंदर ना लगभग 9 प्रकार की वल्चर्स आपको देखने को मिल जाती हैं। जैसे मैंने आपको बताया था, व्हाइट रम्ड वल्चर, इंडियन वल्चर, स्लेंडर बिल्ड वल्चर, रेड हेडेड वल्चर, ये चारों का आईयूसीएन स्टेटस आपको क्रिटिकली इंडेंजर्ड आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है, राइट। एंड बाकी इसके अलावा मैंने बाकी मुद्दुमलाई के बारे में आपको मैंने और भी पहले डिस्कशन कर दिया था आप लोगों के साथ। और दिक्कत दरअसल में यही है कि एक तो पुराने टाइम में, मतलब खासकर 1990s और अर्ली 2000 में दिक्कत थी डाइक्लोफेनेक की। डाइक्लोफेनेक एक तरह का जो ड्रग है, ये हम लोग अपने कैटल को देते थे, ठीक है, उसकी एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए, वो ज़्यादा एक्टिव रहे। पर दिक्कत ये है कि जब कैटल की डेथ हो जाती थी और जब वल्चर उनके ऊपर फीड करते थे, तो इस वजह से भी इन वल्चर्स की हेल्थ के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट आता था, उनकी किडनीज वगैरह यहाँ पे फेल हो जाती थी, एंड उस वजह से उनकी डेथ हो जाती थी, राइट। तो दैट वाज द एंटायर इशू। एंड बाकी इसके अलावा यहाँ पे वाइट रम्प आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। एनिमल कार्केसेस को यहाँ पे ये रिमूव करते हैं, तो डेफिनेटली बहुत सारे इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। कुछ भी जूनोटिक डिजीजेस का खतरा कम हो जाता है, क्योंकि जब ये फीड करेंगे ना उनके ऊपर, नहीं तो अदरवाइज पता क्या होता है कि वो बीमारियां इंसानों तक भी पहुंच सकती हैं। तो इसीलिए इनका रोल जो है ना भारत के सब कॉन्टिनेंट के अंदर, वो बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे बन जाता है। और अभी ये फिलहाल न्यूज़ में थे, तो ये पॉइंट्स हमने यहाँ पे इनके रिगार्डिंग डिस्कस कर लिए, राइट। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। अब रही बात ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट की, यहाँ आपके सामने कुछ स्टेटमेंट है, इनको आप पढ़िएगा
और बताइएगा इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा गलत है। एंड इसके अलावा जो मैंने आपको कल होमवर्क दिया था ना, एक था पशुजन्य युद्ध अभ्यास के बारे में, तो बिल्कुल ये यही चेक करता है कि भारत कितना रेडी है जूनोटिक डिजीज के आउटब्रेक को टैकल करने के लिए। दैट इज अ करेक्ट स्टेटमेंट। ना मेरी टाइगर रिजर्व की बात करें तो तमिलनाडु में नहीं बल्कि असम के अंदर आपको टाइगर रिजर्व देखने को मिलेगा, तो सेकंड इज रॉन्ग। बाकी एनजॉट की बात करें, नेशनल ज्वाइंट आउटब्रेक रिस्पॉन्स टीम, ये दरअसल में हमने 2024 के अंदर स्टैब्लिश करी थी अंडर नेशनल वन हेल्थ मिशन, तो थर्ड स्टेटमेंट अपने आप में इनकरेक्ट बन जाएगा। तो इसी तरह से दोस्तों आप सब लोग अपने एंड पे हार्ड वर्क करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।